डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मितेश है और मैं पंजाब के एक छोटे से शहर में रहता हूँ। मैं एक सरकारी जॉब करता हूँ और आज मैं आपको अपने साथ घटी बेहद ही डरावनी घटना के बारे में बताने वाला हूँ। मुझे यहाँ पर काम करते हुए 5 से 6 साल हो चुके हैं और मैं कभी किसी ट्रिप पर नहीं गया था। मेरे दोस्त कई बार ट्रिप पर जा चुके थे और वो हमेशा मुझे कहा करते थे कि तुम हमारे साथ नहीं चलते, इसीलिए इस बार मैं उनके साथ जाने की पूरी कोशिश कर रहा था। मैंने अपने घर वालों को भी मना लिया था कि मैं घूमने के लिए हिमाचल में जा रहा हूँ। हिमाचल में एक जगह है धर्मशाला और मैक्लोडगंज। वहाँ पर पंजाब से बहुत लोग घूमने के लिए जाते हैं। मेरे सारे ही दोस्त वहाँ पर जा चुके थे, लेकिन उन्होंने कभी भी मुझे वहाँ पर जाते हुए नहीं देखा। यही कारण था कि मैं कब से घुट रहा था और वहाँ पर जाना चाहता था। इस बार मेरे साथ काम करने वाले सब साथियों ने वहाँ जाने का प्लान बना लिया था और मैं भी इस बार जाने को पूरी तरह से तैयार था। सुबह के 9 बजे होंगे और हमने बस पकड़ी। मुझे पहले नहीं पता था कि हमारे साथ कौन कौन जाने वाला है, लेकिन वहाँ पर कुल 5 लोग थे। मैं, नीरज, भूपिंदर, ज्योति और सोनिका। हम पांचों वहाँ जाने के लिए पूरी तरह से तैयार काफ़ी सामान लेकर आए हुए थे और हम इसी तरह से बस में बैठ गए। लगभग 8 घंटे का सफ़र करके हम धर्मशाला पहुँच चुके थे और हमें पता लगा कि वहाँ पर नीरज ने पहले ही कमरे बुक करवा रखे थे। ये अच्छा था, क्योंकि अगर हम पहले से ही बुकिंग करवा लें तो हमारे लिए काम आसान हो जाता है। हम काफ़ी लंबा सफ़र कर चुके थे तो हमने सोचा कि आज हम बाहर घूमने के लिए नहीं जाएंगे, बल्कि सिर्फ गपशप करेंगे और कल सुबह ही जल्दी हम ट्रैकिंग के लिए निकल जाएंगे। हम सबको ट्रैकिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है और ज्योति हमेशा ही ये कहती है कि उसे ट्रैकिंग करना ज़्यादा पसंद है और वो कई जगह पर घूम चुकी है। मैं पहाड़ों में भी बहुत ही कम गया हूँ, इसीलिए आज मैं तैयार था। मैं भी देखना चाहता था कि ट्रैकिंग आखिर कैसे की जाती है और उसमें अच्छा क्या लगता है। अगली सुबह लगभग 8 बजे हर कोई अपना सामान इकट्ठा कर रहा था और अपने रूम से सारा सामान एक बैग में डाल रहा था। हमने हर किसी को निर्देश दिए थे कि वो अपना एक छोटा सा बैग तैयार कर ले। वो बैग ज़्यादा भारी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ट्रैकिंग के लिए भारी बैग मुश्किल पैदा कर सकता है। हर किसी ने छोटा छोटा बैग तैयार कर लिया था और हम पांचों वहीं पर आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे थे। हमने प्लान बनाया था कि हम मैक्लोडगंज से चलकर ही धर्मकोट तक जाएंगे और उसके बाद पहाड़ियाँ शुरू हो जाएंगी, जहाँ पर हम ट्रैकिंग शुरू कर देंगे। लेकिन हमने देखा कि भूपिंदर काफ़ी समय से हमारे साथ नहीं था, ना ही वो कमरे में था। हमने पहले ही कहा हुआ था कि हम वहाँ चौक तक आएंगे, उसके बाद जो भी पीछे रह जाएगा उसे पीछे ही छोड़ दिया जाएगा। ये हमने मजाक में कहा था, हम थोड़े ना किसी को पीछे छोड़ने वाले हैं। लेकिन हम उस चौक पर पहुँचे और भूपिंदर पहले ही वहाँ पर खड़ा था। उसके हाथ में एक पानी की बोतल थी जो काफ़ी बड़ी थी। ये शायद 5 से 10 लीटर वाली बोतल होगी और वो हमसे कह रहा था कि मैं पानी लेने के लिए गया था। हम सब हैरान थे, आखिर इतनी बड़ी एक ही बोतल लेकर कौन ऊपर चढ़ने वाला है। लेकिन भूपिंदर आज थोड़ा सा बीमार लग रहा था, तो हमने सोचा हम भी आगे निकल ही लेते हैं। हम इसी तरह से धर्मकोट की तरफ निकल पड़े। धर्मकोट में जाकर हमको काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिली। वहाँ पर दूर से पहाड़ियाँ काफ़ी अच्छी नज़र आती हैं। लगभग 3 से 4 घंटे तक हम वहीं पर रहे और वहाँ हमने घूमने की ज़्यादा कोशिश नहीं की, बल्कि पहाड़ियों को निहारते रहे। ये वक्त शाम के 5 बजे का था और हमने सोचा कि अब ट्रैकिंग के लिए निकलते हैं। हमने वहाँ पर टेंट भी ले लिया था, अगर हमें ऊपर रुकना पड़ा तो हम वहाँ पर रुक सकते हैं। हम अब ट्रैकिंग के लिए आगे बढ़ते जा रहे थे। मुझे आज पता लगा था कि ट्रैकिंग में इतनी पहाड़ियों पर इस तरह से चढ़ना होता है।
मैं कभी लंबे सफ़र पर नहीं गया था और मुझे ज़्यादा परेशानी हो रही थी। मेरे ये साथी हर साल घूमने के लिए यहाँ वहाँ आते ही रहते हैं और शायद वो ज़्यादा ट्रैकिंग करते हैं, इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा थकान हो रही थी। लेकिन वो तो जैसे आगे को भागे जा रहे थे। जैसे ही 7 बजने वाले हो गए तो मैंने उनसे कहना शुरू कर दिया कि अब अंधेरा शुरू हो जाएगा, हमें इस पहाड़ी से नीचे आ जाना चाहिए। वैसे भी इस पहाड़ी पर ज़्यादातर यही कहा जाता है कि यहाँ ना ही चढ़ा जाए। हमने सोचा छोटी सी पहाड़ी है, चलो चढ़ के देख ही लेते हैं, हम कौन सा बड़े से पहाड़ पर जाने वाले हैं। और वैसे भी अगर यहाँ पर रुकना भी पड़ा तो हमारे पास टेंट है ही। वैसे भी यहाँ पर इतनी ठंड नहीं है कि हम रात ना निकाल सके। लेकिन फिर भी कोई मानने को तैयार था ही नहीं। वो सब कह रहे थे कि हमारे पास टॉर्च भी तो है, हम आराम से इस पहाड़ी पर चढ़ेंगे और इसका शिखर फतेह करके नीचे आराम से अंधेरे में आएंगे। यहाँ पर कौन से इतने जानवर होते हैं जो नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन हमने देखा कि भूपिंदर की आदतें काफ़ी अजीब सी हो रही थी। वो बार बार शराब की बोतल निकालता और नीट ही पीने की कोशिश करता। इसी तरह से उसने काफ़ी समय में आधी बोतल खत्म कर ली थी। ये हमारे लिए अजीब था। भूपिंदर कभी इतनी ज़्यादा शराब नहीं पीता, लेकिन इस बार उसने बहुत ज़्यादा शराब पी ली थी। वो लड़खड़ाने लगा था, लेकिन उसकी बातें बहुत ही अलग सी थी। उसका शरीर लड़खड़ा रहा था, लेकिन इतनी शराब पीने के बाद भी उसकी ज़बान बिल्कुल नहीं लड़खड़ा रही थी और काफ़ी भारी सी हो गई थी। कभी कभी तो बात करते वक्त हमें ऐसा लगता कि वो भूपिंदर हो ही ना। लेकिन उस पहाड़ी के काफ़ी ऊपर तक पहुंचने के बाद भूपिंदर की आदतें और ज़्यादा अजीब होती गई। वो बार बार शरीर पर खुजली करने की कोशिश कर रहा था और अजीब सी चीज़ें कर रहा था। वो हमें ये भी कहता कि अगर मैं ऊपर से छलांग लगा दूं तो नीचे गिरने के बावजूद मुझे कुछ नहीं होगा। ये बहुत ही ऊंची पहाड़ी है और यहाँ से गिरने के बाद कोई बच नहीं सकता। हमने देखा भूपिंदर बार बार एक खाई के पास जाता और जैसे छलांग लगाने की कोशिश करता। हम सब घबरा जाते और वो वहीं किनारे पर खड़ा होकर हमारी तरफ हंसने लगता। हम बहुत ज़्यादा घबराए होते क्योंकि अगर उसका पैर फिसल जाए तो वो सीधा नीचे गिरेगा। उसको जैसे मौत का डर था ही नहीं। मैं तो बाकियों की तरफ देखता जा रहा था कि वो कैसा रिएक्शन देते हैं, लेकिन वो सब खुद घबराए थे। उन्होंने कहा कि भूपिंदर इस तरह की हरकत कभी नहीं करता, वो तो बहुत ज़्यादा डरपोक है, लेकिन आज उसे हुआ क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन उसके बाद भूपिंदर काफ़ी ज़्यादा डरने लगा। उसने कहा कि उसको घर वाले नज़र आ रहे हैं, उसको वो सब नज़र आ रहे हैं जो पहले ही मर चुके हैं। इसके बाद हम भी डरना शुरू हो गए। हमें कोई नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन वो बार बार अंधेरे की तरफ इशारा करके ये कहता कि वो देखो मेरे दादाजी नज़र आ रहे हैं, वो देखो दादी भी नज़र आ रही है। इसके बाद वो सर को पकड़कर नीचे बैठ गया और अपने सर को जैसे ज़मीन पर मारने लगा। हमने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा शक्ति थी। उसने हम 3 लोगों को एक ही धक्के में पीछे गिरा दिया था। वो इतना ताकतवर कैसे हो गया हमें नहीं पता था, लेकिन वो बार बार चिल्ला रहा था, मैं सह नहीं सकता, ये क्या हो रहा है। इसके बाद हमने उसे काफ़ी बार रोकने की कोशिश की और जैसे सोनिका काफ़ी ज़्यादा डर रही थी और वो हमेशा ही वापस जाने की बात करती। वो कहती चलो निकलते हैं, लेकिन भूपिंदर कहता कि मैं यहाँ से जा नहीं सकता, हम सब फंस चुके हैं। इसके बाद भी हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन भूपिंदर जैसे हमें डराने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद जो हुआ उसने हम सबको डरा दिया। भूपिंदर भागता हुआ उस खाई की तरफ गया और उसने वहां पर छलांग लगा दी। वो सीधा खाई के अंदर जा गिरा। उसकी आवाज़ काफ़ी देर तक आती रही और इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितनी ऊंचाई से गिरा होगा। वो शायद ही बचा होगा। इस चीज़ को देखकर हम सब एक दूसरे की तरफ देखते जा रहे थे। इस चीज़ को देखकर हम घबराए हुए एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। आज हमने कुछ ऐसा देखा जो हम सोच नहीं रहे थे। आखिर भूपिंदर ने छलांग क्यों लगा दी? आखिर उसे कौन नज़र आ रहा था? इसके बाद सबने यही कहा कि यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। जब से हम यहाँ पर आए हैं ऐसी हरकतें होती जा रही हैं। भूपिंदर बहुत परेशान था,
शायद उसे कोई ना कोई नजर आया हो। लेकिन उसके बाद हम सबको कोई ना कोई नजर आना शुरू हो गया। मुझे भी दादाजी नजर आने लगे। उनकी मृत्यु काफी समय पहले हो चुकी थी, लेकिन मैं काफी जगह उनको देख चुका था। कभी पेड़ के नीचे तो कभी किसी झाड़ियों के पीछे। कभी मैं किसी पेड़ की टहनी के ऊपर उनको बैठा हुआ देखता। वहां पत्तों के पीछे उनका चेहरा नजर आता और मैं भागकर वहां पर जाता तो मुझे कोई नजर नहीं आता। जैसे हम सबको भ्रम होने शुरू हो गए थे। लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल में शायद ज्योति थी। वो काफी घबराई हुई बार बार नीचे बैठ रही थी। वो कह रही थी कि उसे काले साए नजर आ रहे हैं। वो काले साए उसके पास से गुजरते और उसको जैसे डराने की कोशिश करते। अब हमने प्लान बनाया था कि हम भागते हुए नीचे आ जाएंगे और बिल्कुल भी रुकेंगे नहीं, चाहे सामने कुछ भी नजर आ जाए। इसी तरह से हम तेजी से नीचे भाग रहे थे। तभी हमने देखा कि सोनिका का पैर फिसल चुका था। वो एक छोटे से खड्डे में गिर गई थी। वहां पर काफी अंधेरा था। उसकी चीख ने हमें डरा दिया। हमें पहले लगा कि वो खड्डा नहीं बल्कि एक खाई थी, लेकिन थोड़ी ही देर में सोनिका ने कहा, मैं ठीक हूं, और वो उस खड्डे से बाहर आ गई। वो भी घबराई हुई थी। उसे भी लगा था कि वो नीचे गिर गई, लेकिन अब वो फिर से हमारे साथ भागने लगी। काफी देर तक हम भागे होंगे और वहां पर फिर से हमारे साथ कुछ अजीब सा होने लगा। सोनिका वहीं पर बीच में बैठ गई और वो कहने लगी, ना वो आगे जाएगी ना ही पीछे जाएगी, सबको यहीं पर रुकना होगा। हम इस पहाड़ी से नीचे नहीं उतर सकते। हम सब घबराए हुए अब उसकी तरफ देख रहे थे। वो आखिर ऐसा क्यों कह रही है कि हम इस पहाड़ी से नीचे नहीं उतर सकते? तो उसने बताना शुरू किया कि ये पहाड़ी शापित है। यहाँ पर जो भी एक बार चढ़ जाता है वो जिंदा वापस नहीं लौट सकता। उसके बाद सोनिका ने पूरी कहानी बताना शुरू की। उसने कहा कि वो जहाँ से आती है वहाँ पर भी इस तरह की कहानियाँ सुनाई जाती हैं कि कुछ पहाड़ अच्छे होते हैं और कुछ पहाड़ बुरे होते हैं। अच्छे पहाड़ों पर चढ़ने के बाद हमें अच्छा एहसास होता है, लेकिन बुरे पहाड़ हमारे लिए बिल्कुल अच्छे नहीं होते। अगर वो हमें पसंद कर लें तो हमें जिंदा कभी नहीं जाने देते। वो हमारी आत्मा को उसी पहाड़ी पर कैद करने की कोशिश करते हैं। वो जान गई थी ये वही पहाड़ है, यहाँ से हम जिंदा नहीं बच पाएंगे और शायद वो धीरे धीरे हमें तड़पाकर मार ही दे। ज्योति इस बात को सुनकर काफी ज्यादा डर गई थी और वो बार बार सोनिका को कह रही थी कि वो ऐसी बातें मत करे। वो हमें डराने की कोशिश कर रही है, लेकिन सोनिका बार बार इन बातों को करती जा रही थी। वो कह रही थी कि हम जिंदा नहीं बच सकते, हमें जिंदा बचने के लिए इसी पहाड़ी पर रहना होगा, और अगर हमने ये मन बना लिया कि हम पहाड़ी से उतर कर यहाँ से चले जाएंगे तो वो हमें जिंदा ही निगल लेंगे। हमें मरना ही होगा। हमें यहाँ से बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आएगा। सोनिका की ऐसी बातें हमें डराती जा रही थी और हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। इसके बाद ज्योति ज्यादा घबरा गई और वो सोनिका के साथ लड़ाई करने लगी। वो सोनिका को एक झापड़ मारकर ये कह रही थी कि तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, हमें मरने मारने की बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। लेकिन तभी सोनिका ने ज्योति को एक धक्का दिया और ज्योति लगभग 10 फीट पीछे जाकर गिरी होगी। हमें नहीं पता था सोनिका में ऐसी ताकत कहाँ से आ गई, लेकिन उसके बाद सोनिका भी अजीब अजीब सी हरकतें करना शुरू हो गई। मैं अब ज़्यादा घबरा रहा था और मुझे किसी पर यकीन नहीं रहा था। मैं इस बात पर यकीन कर चुका था कि ये पहाड़ कुछ ऐसा ही है जो हमें ले डूबेगा। मैं किसी की बात नहीं मान सकता था और मुझे यहाँ से बचकर निकलना ही था। तभी मैंने ऊंची आवाज़ में कहा कि चलो यहाँ से जल्दी से निकलते हैं, यहाँ नीचे जाकर हमें कोई ना कोई बचाने के लिए ज़रूर आएगा। लेकिन सोनिका वहाँ से नहीं जाना चाहती थी और वो भागकर एक खाई की तरफ गई और वहाँ से नीचे छलांग लगा दी। उसको छलांग लगाते हुए हम सब देख रहे थे। अब हम सिर्फ 3 ही लोग बचे थे जो उसे इस तरह की हरकत करते हुए देख रहे थे। भूपिंदर पहले ही हमारा साथ छोड़ चुका था और अब सोनिका भी उस खाई में छलांग लगा चुकी थी।
हम तीनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। आखिर अब हमें क्या करना चाहिए? नीरज अब भी यही कह रहा था कि वो भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता और उसे लगता है कि यहाँ पर हमारा दिमाग खराब होता जा रहा है। शायद हमें किसी तरह की दिमागी बीमारी हो रही है जिस कारण सब ऐसी हरकतें कर रहे हैं। नीरज ने ये कहा कि चाहे जो भी हो जाए, हमें सामने जो भी नजर आ जाए, हम ऐसी हरकत नहीं करेंगे। कोई यहाँ से छलांग नहीं लगाने वाला। हम एक दूसरे के साथ हैं और अगर कुछ भी होगा तो हमें एक साथ होगा। वहाँ ज्योति को चलने में बड़ी परेशानी हो रही थी और मैं अब उसे गोदी में उठाया हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा था। अब हम जल्दी से जल्दी इस पहाड़ी से नीचे उतरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमारी रफ्तार बहुत कम हो गई थी। मैंने ज्योति को उठाया हुआ था, इसीलिए हम धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे। अब हमें आसपास की पहाड़ियों में कोई ना कोई है, इसका आभास हो रहा था। कभी कभी हमें चमकती हुई आंखें नजर आती। वो हमें आवाज लगाते, वो हमें ये कहने की कोशिश करते कि रुक जाओ, तुम्हें यहीं पर कैद होना होगा, तुम्हें यहीं पर मरना होगा। लेकिन हम किसी की बात पर यकीन नहीं करते। हम बार बार तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश करते, लेकिन हमारी शक्ति भी जैसे खत्म होती जा रही थी। लेकिन हम घबराए नहीं। नीरज बार बार कह रहा था कि किसी की बात का यकीन नहीं करना है, हमें नीचे उतरना है। इसी तरह से हम आगे बढ़ते जा रहे थे। हमें सफ़ेद रंग के साए नजर आ रहे थे, वो जैसे चमक रहे थे। वो बार बार ये कह रहे थे कि हम स्वर्ग से आए हैं और तुम्हें ले जाने के लिए आए हैं। तुम्हें इस नर्क की आग से बचना ही होगा। तुम्हें इस पहाड़ी से बचाने के लिए हम आए हैं। तुम्हें हमारे साथ खाई में कूदना होगा, इसी से तुम यहाँ पर कैद होने से बच सकते हो। लेकिन हम किसी की बात का यकीन नहीं कर पा रहे थे। हम काफ़ी करीब थे, अभी पास वाला छोटा सा गांव आने ही वाला था। लेकिन तभी हमने देखा कि आसपास हमें उन सफ़ेद सायों ने घेर लिया है। वो अब हमारे आसपास थे और जैसे हमको रोकने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने हमें पकड़ना भी शुरू कर दिया और हमें काफ़ी ज़ोर से पकड़ लिया। हम अब आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। ज्योति भी नीचे गिर गई और घिसट कर आगे बढ़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो हम सबको पकड़ चुके थे। उसके बाद जैसे हमें कुछ याद ही ना रहा। हम बेहोश होते जा रहे थे, जैसे हमारे शरीर से जान खत्म होती जा रही हो। मुझे नहीं पता कि उसके बाद क्या हुआ। शायद मैं बेहोश हो गया। मेरी आंख अगली सुबह खुली और हम एक पीपल के पेड़ के नीचे उसी तरह से पड़े थे। मेरे शरीर पर भी काफ़ी खरोंच के निशान थे, लेकिन ये ज़्यादा खतरनाक नहीं थे। मैंने पास में ही देखा, ज्योति भी सिसक रही थी और वो भी उठने की शायद कोशिश कर रही थी। मैंने उसे हिलाया और वो नींद से उठ गई। मैंने पास में ही नीरज को भी देखा, वो भी उठकर मेरी तरफ देख रहा था। हम सब एक दूसरे को देखकर बहुत ज़्यादा खुश थे और हमें ऐसा लग रहा था कि हम वो खतरनाक रात निकाल चुके हों। लेकिन हमने देखा कि हम उसी पहाड़ी के ऊपर थे। हम अब भी वहीं पर थे और अब हमारा दिल ज़्यादा घबराने लगा। हमें सोनिका की वही बातें याद आ रही थी कि हमें इसी पहाड़ पर कैद होना होगा, चाहे जिंदा चाहे मुर्दा। क्या हमारी आत्मा यहाँ पर कैद हो चुकी थी? हम अब भी यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी हमें पीछे से एक चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ सोनिका की थी। हमने देखा वो हमें बुला रही थी। हम काफ़ी दूर भागकर उस तरफ गए और हमने देखा कि सोनिका के घुटने पर चोट लगी हुई थी, लेकिन वो लंगड़ाती हुई हमारी तरफ बढ़ती आ रही थी। हमें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था और हमें और भी ज़्यादा डर लग रहा था। सोनिका, जिसने उस ऊंची पहाड़ी से छलांग लगा दी थी, सिर्फ घुटने की चोट लेकर हमारे सामने कैसे खड़ी है? क्या ये एक और भ्रम है? क्या हम इसका सामना कर सकते हैं? सच बताऊं तो उस दिन मैं किसी पर यकीन नहीं कर रहा था। मुझे तो नीरज और ज्योति पर भी शक होने लगा था। यहाँ पर ऐसे ऐसे भ्रम देखने के बाद किसी पर यकीन नहीं किया जा सकता था।
लेकिन सोनिका लंगड़ाती हुई मेरे पास आई और उसने कहा कि कल रात उस खड्डे में उसका पैर फिसल गया था। नीचे से उसने आवाज़ लगाई लेकिन किसी ने उसे बाहर नहीं निकाला। थोड़ी देर बाद शायद वो बेहोश हो गई। हम हैरान थे। उस खड्डे में गिरने के बाद वो बाहर निकली तो थी। उसी के बाद वो हमारे साथ चली थी और नीचे खाई में उसने छलांग लगाई थी, लेकिन वो बार बार कह रही थी कि वो खड्डे से बाहर आ ही नहीं सकी। आज सुबह उसने बड़ी मुश्किल से उस खड्डे को पार किया और वो छोटी छोटी टहनियों को पकड़कर बाहर आ पाई। उसके बाद हमने ज़्यादा सोचने की कोशिश नहीं की और हमने कहा कि हम चारों यहाँ से पहाड़ी से नीचे उतरते हैं। हम धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे। शायद इस उजाले में, सूर्य की रोशनी में हम इस पहाड़ी को पार कर पाए। तभी हमने देखा नीचे से भूपिंदर ऊपर की तरफ बढ़े आ रहा था। उसके साथ कई पुलिस वाले भी थे। हमें फिर से एक झटका सा लगा। भूपिंदर, जो उस बड़ी सी पहाड़ी से छलांग लगा चुका था, वो बिल्कुल ठीक ठाक एक भी खरोंच के बिना पुलिस के साथ इस पहाड़ी के ऊपर क्या कर रहा था। वो भागता हुआ हमारी तरफ आया और वो मुझसे ही सवाल करने लगा, तुम कहाँ चले गए थे? मुझे लगा कि शायद तुम यहाँ से दूर चले गए। मैं काफ़ी देर तुमको ढूंढता रहा। पूरा दिन मैं तुमको ढूंढता रहा और आज ही सुबह मैंने पुलिस में कंप्लेंट की और उनको कहा कि हम इस पहाड़ी पर आने वाले हैं, मेरे साथ चलो। आज पुलिस वाले इस पहाड़ी पर इसीलिए जल्दी आए हैं। कहते हैं यहाँ पर काफ़ी घटनाएं होती हैं, शायद इसीलिए वो मेरे साथ जल्दी आ गए। हम सब हैरान थे और एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। क्या ये भी एक भ्रम है? शायद हमारे घबराए हुए चेहरे को वो पुलिस वाला पहचान गया था। उसने कहा कि जल्दी चलो, इस पहाड़ी से नीचे उतरना होगा। तुम्हें हमारी किसी बात पर यकीन नहीं होगा, लेकिन हमारे साथ चलो, हम तुम्हें खुद इस पहाड़ी से नीचे उतारेंगे। तुम्हें लगेगा कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन तुम सबको हमारे साथ चलना ही होगा। उसके बाद हम उन पुलिस वालों के साथ पहाड़ी से नीचे उतरे और धर्मशाला तक गए। हमें उस रात ऐसा लग रहा था कि हम इस पहाड़ी से बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन हम बचकर यहाँ से बाहर आ गए थे। उस पुलिस स्टेशन में बैठे हम चारों काफ़ी हैरान थे और भूपिंदर हमारी तरफ बड़ी ही अजीब सी नज़रों से देख रहा था। वो जैसे हमसे कई सवाल करना चाहता था, लेकिन पुलिस स्टेशन में वो कुछ बोल नहीं रहा था। लेकिन उसके बाद पुलिस ने हमें सब कुछ बताना शुरू कर दिया। पुलिस ने बताया कि इस पहाड़ी को छलावों की पहाड़ी कहा जाता है। यहाँ पर ऐसे छलावे रहते हैं जो लोगों को खुद मार नहीं सकते, इस कारण वो भ्रम देकर लोगों से खुदकुशी करवाते हैं। शायद तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही अनुभव हुआ होगा। उसके बाद हमने पूरी बात उनको बताना शुरू कर दी कि हम सुबह भूपिंदर के साथ ऊपर गए और सबसे पहले भूपिंदर ने ही पहाड़ी से नीचे छलांग लगाई। लेकिन भूपिंदर ने कहा कि मैं तो तुम्हारे साथ पहाड़ी पर गया ही नहीं। सुबह मैं मठ पर चला गया था कि वहाँ पर माथा टेक आऊं, तो तुम्हारे साथ चलूँगा। उसके बाद मैं नीचे आया और उस चौराहे पर खड़ा रहा। तुम कभी उस चौराहे पर आए ही नहीं और शायद पहले ही निकल गए। मैंने कॉल करने की कोशिश की, किसी का नंबर नहीं लगा, शायद वहां पर रेंज नहीं आती। हम सब भी हैरान थे। आखिर भूपिंदर अगर उस चौराहे पर आया ही नहीं था, तो हमारे साथ जो था वो कौन था? हमने उसके बाद की बात बतानी शुरू की कि वहां पर पहले भूपिंदर ने उस पहाड़ी से छलांग लगाई। उसके बाद सोनिका अजीब सी हरकतें करने लगी। उसने भी उस पहाड़ी से छलांग लगा दी। तो सोनिका ने बताना शुरू किया कि वो तो उस खड्डे में गिरी थी, वो उससे पूरी रात बाहर आ ही नहीं पाई। उसने काफ़ी आवाज़ें लगाई, लेकिन किसी ने छोटे से खड्डे से निकलने में उसकी मदद ही नहीं की। अंधेरे में कोई जैसे आया ही ना हो। हम भी हैरान थे। वो उस खड्डे से खुद ही बाहर आई थी। तब हमें समझ आना शुरू किया, खड्डे में सोनिका गिरी थी, लेकिन जो बाहर आया वो सोनिका नहीं था। तब पुलिस ने हमें बताना शुरू किया कि वो छलावे अलग अलग रूप लेकर तुम सबको डराने की कोशिश करते रहे। सबसे पहले तो भूपिंदर का रूप लेकर उन सब ने तुम्हें उस पहाड़ी पर ले जाने की कोशिश की
और वहां पर डराने की कोशिश की। खुद छलांग लगाकर तुमको भी फंसाया कि तुम सब भी छलांग लगाओ। उसके बाद दूसरा मौका सोनिका का रूप लेकर बना। उन्होंने उसके रूप से भी छलांग लगवाई और बाद में तुम सब पर भी दबाव बनाया कि तुम भी छलांग लगाओ, लेकिन तुम हिम्मत वाले निकले और यहां से बाहर आ पाए। हम पांचों एक दूसरे की तरफ देखकर ये जान चुके थे कि कल हमारे साथ क्या हुआ था। हम सब एक दूसरे से अब सवाल नहीं करना चाहते थे, बल्कि यहाँ से वापस जाना चाहते थे। हमें यहाँ भी डर लग रहा था। हमें अब भी यकीन नहीं था कि हम उस पहाड़ी से बच पाए हैं, लेकिन शायद हम पांचों हिम्मत वाले निकले जिसने कोई गलती नहीं की, और अब हम वापस अपने ही शहर आ गए। इस घटना को हुए 3 साल हो चुके हैं और आज भी हम इसके बारे में बात करते हैं और दोबारा उन पहाड़ियों पर जाने की हिम्मत किसी की नहीं होती।